वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमारे कमर्शियल कोर्ट एक्ट चल रहा है, ऑलरेडी मैंने इसकी 5-6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और ये उनमें से ही एक वीडियो अपलोड हो रही है चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की मैंने अब आज वीडियो जो है ये अपलोड होगी। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 2 तक जो है वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। आप लोग प्लीज़ जाइए उसे देखिए, और ताकि ये ईजीली मैं आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ये डीजीएस में पहले भी पूछ लिया गया था, पहले सिर्फ एचजीएस में पूछ जाता था, अब ये हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। इसमें एक ही सेक्शन है, वो है सेक्शन नंबर 12, विच डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू। अगर आप इसका बेयर एक्ट को जानते हो तो इसमें 2 ही चीज़ एसेंशियल दी गई है, और इस ये ना मतलब एक जजमेंट से भी कहा गया है कि कमर्शियल कोर्ट एक्ट किस चीज़ के लिए है। तो कमर्शियल कोर्ट एक्ट सबसे पहली चीज़ जो है वो है एडजुडिकेटिंग कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा एसेंशियल जो है इसका वो है ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, दूसरा एसेंशियल है स्पेसिफाइड वैल्यू। तो ये जो सेकंड एसेंशियल है वो लाई करता है सेक्शन 2 सब क्लोज आई में, उसकी डेफिनेशन दी हुई है, और हाउ टू डिटरमाइन ये जो है वो चैप्टर नंबर 3 में अंडर सेक्शन 12 दिया गया। ठीक है, कि स्पेसिफाइड वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ही हम ले लेते हैं। तो डेफिनेशन कहा गया है कि रिलेशन टू कमर्शियल डिस्प्यूट शेल मीन्स द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच of a suit as determined in accordance with section number 12, which shall not be less than 3 lakh rupees or such higher value as it notified by the central government। ठीक है, तो स्पेसिफाइड वैल्यू जो है वो उसका मतलब होता है वैल्यू होना, मॉनेटरी वैल्यू। किसकी मॉनेटरी वैल्यू? सब्जेक्ट मैटर की। सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर होता है जैसे कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, या कोई भी गुड्स हो गए, या कोई भी सर्विसेज हो गई। ठीक है, कोई भी जो कमर्शियल होंगे, इनका जो सब्जेक्ट मैटर होगा उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी ना, वो स्पेसिफाइड वैल्यू है। इसकी जो मिनिमम है वो तो दे रखी है, दैट इज़ 3 लाख रुपीज़, बट उसका जो एक्सटेंड है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू है, वो नहीं दे रखी। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये वाली बात कही गई है 2I में, जो कि स्पेसिफाइड वैल्यू की एक डेफिनेशन जो है वो देती है। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे हम कि एक स्पेसिफाइड वैल्यू को डिफाइन करने के लिए कि सब्जेक्ट मैटर में क्या है क्या नहीं, इसके लिए हमें ये मैनर जो है, फॉलोइंग मैनर जो है वो डिसाइड किया गया। अच्छा, ये हम किस चीज़ में करेंगे? सूट में, अपील में और एप्लीकेशन में, तीनों चीज़ में। जब हम सूट, अपील या एप्लीकेशन में डालेंगे ना, तो तीनों चीज़ में हम ये चीज़ डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले है when the relief sought in a suit or application for recovery of money, the money sought to be recovered in the suit or application inclusive of the interest, if any, computed up to date filing the suit or application as the case may be, shall taken into account to determine such a specified value। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है रिकवरी ऑफ मनी। अगर रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड कोई सूट है तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि जो वो मनी है वो प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी कौन सा? जैसे यहाँ पे देख लो, इंटरेस्ट भी कौन सा? एट द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट। ठीक है, उस टाइम जहाँ पे एट द डेट ऑफ फाइलिंग द सूट को फाइल करते टाइम। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट। सेकंड पढ़ लेते हैं। सेकंड है where the relief sought to be in a suit or appeal application related to movable property or a right therein, the market value of the movable property, or as on the date of filing of the suit, appeal or application as the case may be, shall be taken into account for determining such specified value। ठीक है, तो सेकंड है मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे गाइस कंफ्यूज मत होना, इमूवेबल नहीं बोला है, मूवेबल बोला है। ठीक है, दूसरा है मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जब मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होगी ना, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी
ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग द सूट, वो कंसिडर की जाएगी, ठीक है, वो कंसिडर की जाएगी। Where the relief sought in a suit or appeal or application relating to immovable property or to a right therein, the market value of immovable property as the date of filing of the suit or appeal or application as the case may be shall be taken into account for determining the specified value. अब क्या हो जाएगा, वापस आ जाओ, थर्ड कैटेगरी क्या है, वो है immovable property। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा, मार्केट वैल्यू, अगेन जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी है ना वैसी, और ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग, द सूट, ठीक है। डी है वे द रिलीफ सॉट इन अ सूट, अपील और एप्लीकेशन रिलेटेड टू एनी अदर इंटेंचेबल right, the market value of the said rights as estimated by the plaintiff shall be taken into account for the specified value. And number 4th है intangible right। तो इसकी जो वैल्यू होगी as decide by the प्लेंटिफ ने जितना उसे डिसाइड कर रखा होगा ना, यहाँ पे प्लेंटिफ ने जितना डिसाइड कर रखा होगा उतना प्लेंटिफ, ठीक है, उतना होगा। अब इसके दो सब सेक्शंस भी हैं। क्या कहता है, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द क्लेम एंड काउंटर क्लेम इफ एनी इज सेट आउट इन द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड काउंटर क्लेम इफ एनी इन द आर्बिट्रेशन ऑफ द कमर्शियल डिस्प्यूट शेल बी द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग वेदर सच आर्बिट्रेशन इज सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन ऑफ द कमर्शियल डिवीजन ऑफ कमर्शियल अपीलेट डिवीजन और कमर्शियल कोर्ट एज द केस में बी, ठीक है। जो क्लेम प्लस काउंटर क्लेम जो होंगे, इनका जो एग्रीगेट होगा, इनका जो सम होगा ना, वो डिसाइड करेगा कि वो कहाँ कमर्शियल डिवीजन में जाएगा या कमर्शियल कोर्ट्स में जाएगा या कमर्शियल अपीलेट डिवीजन में जाएगा, ठीक है। ये है। अब इस पे एक केस है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस राम अवतार गुप्ता, ठीक है। ये केस है 2021 का, और ये हेल्ड किया गया कि जब हम क्लेम और काउंटर क्लेम करेंगे तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है दैट ऑल्सो काउंट, ये भी काउंट होगा, ठीक है। थर्ड है नो अपील और सिविल revision application under 115 of Code of Civil Procedure as the case may be shall lie from an order of commercial division or commercial court finding that it has a jurisdiction to hear a commercial dispute under this act। तो कोई भी ना तो अपील होगी, नो अपील, नो रिवीजन, ना रिवीजन होगा, ठीक है। किस चीज का, कि वेदर द सूट इज कमर्शियल और नॉट, इस चीज़ के ऊपर ना अपील होगी और ना ही रिवीजन होगा, ठीक है। ये वाली बात इसकी जो है वो एग्रीगेट करके कहती है ये सेक्शन नंबर 12। थैंक यू।